इसलिए मुझे जल्द ही यह एहसास होने लगा कि पूंजीपति के दर्शन में ज़्यादा आर्थिक समझदारी नज़र आती है। मुझे ऐसा लगा कि वित्तीय शिक्षा की कमी के चलते समाजवादी अंततः खुद को ही सजा देते हैं। चाहे अमीरों से छीन लो के नारे लगाने वाली भीड़ कितने भी जतन कर ले, अमीर लोग हमेशा उसे हराने का कोई ना कोई तरीका खोज लेते थे। इसी कारण मध्यम वर्ग पर टैक्स लगे। अमीर लोगों ने बुद्धिजीवियों से ज़्यादा चतुराई सिर्फ इसलिए दिखाई क्योंकि वे पैसों की शक्ति को समझते थे। एक ऐसा विषय जो स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। अमीर लोगों ने बुद्धिजीवी वर्ग को किस तरह हराया। अमीरों से छीन लो टैक्स जब एक बार पारित हो गया तो सरकारी तिजोरी में पैसा आने लगा। शुरुआत में लोग इस बात से खुश हुए। पैसा सरकारी कर्मचारियों और अमीरों के पास जाने लगा। सरकारी कर्मचारियों के पास यह नौकरी और पेंशन के रूप में गया। अमीरों के पास यह उनकी फैक्ट्रियों के ज़रिए मिले सरकारी अनुबंधों से आया। सरकार के पास ढेर सारे पैसे थे, लेकिन समस्या उसके वित्तीय प्रबंधन की थी। हर सरकारी विभाग का लक्ष्य होता है कि उसे जो पैसा आवंटित किया गया है वह बचना नहीं चाहिए, बल्कि पूरा खर्च होना चाहिए। यदि आप अपनी आवंटित राशि खर्च नहीं कर पाते हैं तो अगले बजट में इसके कम होने का जोखिम रहता है। ऐसा होने पर आपको निश्चिंत रूप से कार्यकुशल नहीं माना जाएगा। दूसरी ओर पैसे बचाने के लिए कारोबारी लोगों को पुरस्कृत किया जाता है और उनकी कार्यकुशलता की प्रशंसा की जाती है। जब बढ़ते सरकारी खर्च का यह चक्र जारी रहा तो पैसों की मांग बढ़ गई और अमीरों पर टैक्स लगाओ के विचार को थोड़ा बदला गया और इसमें कम अमीर लोगों को भी शामिल कर लिया गया। एक वक्त ऐसा आया जब इसमें वही लोग शामिल हो गए जिन्होंने इसके समर्थन में वोट दिया था, यानी गरीब और मध्यम वर्ग। सच्चे पूंजीपतियों ने इससे बचने का तरीका खोजने के लिए अपने वित्तीय ज्ञान का उपयोग किया। वे कॉरपोरेशन की शरण में गए। जिन लोगों ने कभी कोई ऑपरेशन या कॉरपोरेशन नहीं बनाया, उन्हें यह पता ही नहीं होता कि दरअसल कॉरपोरेशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। कॉरपोरेशन सिर्फ एक फाइल फोल्डर है जिसमें कुछ कानूनी दस्तावेज रहते हैं जो किसी वकील के ऑफिस में रखा रहता है और राज्य सरकार की किसी एजेंसी में पंजीकृत होता है। यह कोई बड़ी इमारत, फैक्ट्री या लोगों का समूह नहीं होता। कॉरपोरेशन सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज होता है जो बिना आत्मा वाला एक कानूनी शरीर बनाता है। इसका उपयोग करने से अमीरों की दौलत एक बार फिर सुरक्षित हो गई। कॉरपोरेशन इसलिए लोकप्रिय हुआ क्योंकि कॉरपोरेशन की इनकम टैक्स दर व्यक्तिगत इनकम टैक्स दरों से कम होती है। इसके अलावा कॉरपोरेशन को टैक्स चुकाने से पहले कुछ खर्च करने की अनुमति होती है। अमीरों
और गरीबों के बीच की यह लड़ाई सदियों से चली आ रही है। जब भी और जहाँ भी कानून बनाए जाते हैं, यह युद्ध लड़ा जाता है और यह अनंत काल तक चलेगा। समस्या यह है कि इसमें जो लोग हारते हैं वे अज्ञानी होते हैं। वे जो हर दिन सुबह उठते हैं, नौकरी में मेहनत करने चले जाते हैं और टैक्स चुकाते हैं, अगर वे बस इतना समझ ले कि अमीर लोग किस तरह खेलते हैं, तो वे भी इसे उसी तरह खेल सकते हैं। फिर वे भी पैसे की तंगी से आज़ाद होकर वित्तीय स्वतंत्रता की राह पर चल सकते हैं। इसलिए मैं हर बार सिहर जाता हूँ जब भी मैं किसी अभिभावक को अपने बच्चों को यह सलाह देते सुनता हूँ कि स्कूल जाओ ताकि सुरक्षित नौकरी मिल सके। जिस व्यक्ति के पास पैसे की समझ या वित्तीय शिक्षा नहीं है, वह किसी सूरत में नहीं बच सकता, चाहे उसकी नौकरी कितनी भी सुरक्षित क्यों ना हो। आज अमेरिका का आम कर्मचारी सिर्फ अपने टैक्स चुकाने के लिए सरकार की खातिर 5 से 6 महीने काम करता है। मेरी राय में यह बहुत लंबा समय है। आप जितना ज़्यादा मेहनत करते हैं, आपको सरकार को उतना ही ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। इसलिए मैं मानता हूँ कि अमीरों से छीन लो का विचार उन्हीं लोगों पर भारी पड़ गया जिन्होंने इसके समर्थन में वोट दिया था। जब भी लोग अमीरों को सज़ा देने की कोशिश करते हैं, तो अमीर चुपचाप उसे सहन नहीं करते हैं। वे पलटकर वार करते हैं। उनके पास पैसा, शक्ति और संकल्प होता है, जिसके दम पर वे परिस्थितियों को बदल सकते हैं। वे बस चुपचाप बैठकर स्वेच्छा से ज़्यादा टैक्स नहीं चुकाते हैं। इसके बजाय वे अपने टैक्स के बोझ को न्यूनतम करने के तरीके तलाशते हैं। इसके लिए वे चतुर वकीलों और अकाउंटेंट्स को नियुक्त करते हैं। इसके लिए वे राजनेताओं को राज़ी करते हैं कि वे या तो कानून बदले या फिर कानूनी छिद्र छोड़े। परिस्थितियां बदलने के लिए वे अपने संसाधनों का उपयोग करते हैं। अमेरिका के टैक्स कानून में टैक्स बचाने के कई रास्ते हैं। इनमें से ज़्यादातर रास्ते हर व्यक्ति के लिए खुले हैं, लेकिन इन्हें खोजते सिर्फ अमीर लोग ही हैं, क्योंकि वे अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर 1031 का मतलब है इंटरनल रेवेन्यू कोड का अनुच्छेद 1031। इसमें बेचने वाले को किसी मकान या ज़मीन बेचने से हुए मुनाफे पर टैक्स नहीं देना पड़ता अगर वह उससे महंगा मकान या ज़मीन खरीद ले। रियल इस्टेट एक ऐसा पूंजी निवेश है जो टैक्स के क्षेत्र में बहुत लाभकारी है। जब तक आपको मुनाफे पर टैक्स नहीं देना पड़ता, जो लोग कानून के तहत दी जाने वाली इन टैक्स बचतों का लाभ नहीं लेते हैं, वे अपनी संपत्ति वाले कॉलम को बनाने का बहुत बड़ा मौका गंवा रहे हैं। गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों के पास उतने संसाधन नहीं होते हैं। वे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं और अपनी बाहें में सरकारी सुइयां को लगने देते हैं तथा रक्तदान चलने देते हैं। आज मैं ज़्यादा टैक्स चुकाने वाले
या कम छूट लेने वाले लोगों की संख्या देखकर लगातार सदमे में रहता हूँ, जिसका कारण सिर्फ यह है कि वे सरकार से डरते हैं। मेरे कुछ मित्र हैं जिनका कारोबार किसी सरकारी गलती की वजह से बंद और तबाह हो गया। मुझे इस बात का एहसास है, लेकिन इस डर से बचने के लिए अगर आप जनवरी से मई तक काम करने की कीमत चुकाते हैं तो मेरे हिसाब से यह काफ़ी ज़्यादा कीमत है। मेरे गरीब डैडी ने कभी पलटकर लड़ाई नहीं की, मेरे अमीर डैडी ने भी नहीं की। उन्होंने तो बस खेल को ज़्यादा चतुराई से खेला और उन्होंने यह कॉरपोरेशंस के जरिए किया, जो अमीरों का सबसे बड़ा रहस्य है। आपको वह पहला सबक याद होगा जो मैंने अपने अमीर डैडी से सीखा था। उस वक्त मैं 9 साल का था और उनके बुलावे का इंतज़ार कर रहा था। मैं उनके ऑफिस में बैठा रहा और उनके बुलाने का इंतज़ार करता रहा। वे जानबूझकर मुझे नज़रअंदाज कर रहे थे। वे चाहते थे कि मैं उनकी शक्ति पहचान लूं। वे चाहते थे कि मेरे मन में भी किसी दिन उतना ही शक्तिशाली बनने की इच्छा जागे जितने वर्ष मैंने उनसे सीखा और अध्ययन किया। वे मुझे हमेशा याद दिलाते रहे कि ज्ञान ही शक्ति है। पैसे के साथ जो भारी शक्ति आती है उसे बनाए रखने और कई गुना करने के लिए सही ज्ञान की ज़रूरत होती है। इस ज्ञान के बिना संसार आपको इधर से उधर धक्के मारता रहता है। अमीर डैडी, माइक और मुझे लगातार याद दिलाते थे कि सबसे ज़्यादा डरावना आदमी बॉस या सुपरवाइज़र नहीं बल्कि टैक्स विभाग होता है। यदि आप प्रतिरोध नहीं करेंगे तो टैक्स विभाग आपसे हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूल करेगा। पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसे से अपने लिए काम कराने का पहला सबक शक्ति के बारे में है। अगर आप पैसे के लिए काम करते हैं तो आप शक्ति अपने नियोक्ता के हवाले कर देते हैं। अगर पैसा आपके लिए काम करता है तो शक्ति अपने पास रखते हैं और उसे नियंत्रित करते हैं। एक बार जब हमें यह ज्ञान मिल गया कि पैसे के हमारे लिए काम करने में कितनी शक्ति है, तो इसके बाद वे चाहते थे कि हम वित्तीय दृष्टि से चतुर बने और किसी चीज़ या व्यक्ति को खुद को धक्के मारने की अनुमति ना दें। अगर आप अज्ञानी हैं तो आपको आसानी से डराया जा सकता है। अगर आपको ज्ञान है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं तो आपके पास लड़ने का अवसर है। इसलिए वे चतुर टैक्स अकाउंटेंट्स और वकीलों को इतने पैसे देते थे। सरकार को टैक्स देने के बजाय इन लोगों को पैसे देना सस्ता पड़ता था। उनका मुझे सिखाया सबसे अच्छा सबक यह था, चतुर बनो ताकि तुम्हें कोई इधर उधर धक्के ना मार सके। वे कानून जानते थे क्योंकि वे कानून का पालन करने वाले नागरिक थे, और इसलिए भी क्योंकि कानून की जानकारी ना होना महंगा साबित हो सकता था। अगर आप जानते हैं कि आप सही हैं तो आप पलटकर लड़ने से नहीं घबराते हैं, भले ही आप रॉबिन हुड और उसके मैरी मैन गिरोह से लड़ रहे हो। मेरी उच्च शिक्षित डैडी मुझे हमेशा प्रोत्साहित करते थे कि मैं किसी बड़े कॉरपोरेशन में कोई अच्छी नौकरी खोज लूं। वे कंपनी की सीढ़ी पर चढ़ने का लाभ गिनाते थे। वे यह नहीं समझते थे कि कंपनी के कर्मचारी की तनख्वाह पर पूरी तरह निर्भर रहकर
मैं एक आज्ञाकारी गाय बन जाऊंगा जिसका जो चाहे दूध निकाल सकता है। जब मैंने अमीर डैडी को अपने डैडी की सलाह बताई तो वे बस हंस दिए। उन्होंने इतना ही कहा, क्यों ना सीढ़ी के मालिक बन जाओ। बचपन में मुझे यह समझ में नहीं आया था कि खुद के कॉरपोरेशन का मालिक बनने से अमीर डैडी का क्या मतलब था। यह एक ऐसा विचार था जो असंभव और भयावह लग रहा था। हालांकि मैं इस विचार से रोमांचित था, लेकिन मेरी अनुभवहीनता मुझे यह कल्पना नहीं करने दे रही थी कि किसी दिन वयस्क लोग मेरी बनाई हुई कंपनी में काम करेंगे। मुद्दे की बात यह है कि अगर मेरे अमीर डैडी नहीं होते तो मैं शायद अपने शिक्षित डैडी की सलाह पर ही चलता। अमीर डैडी के बार बार याद दिलाने के कारण ही मेरे अपने कॉरपोरेशन का विचार जीवित रहा और मुझे एक अलग राह पर चलाता रहा। 15-16 साल की उम्र में ही मैंने जान लिया था कि मैं उस रास्ते पर नहीं जाऊंगा जिसकी सलाह मेरे शिक्षित डैडी देते थे। मैं नहीं जानता था कि मैं यह कैसे करूंगा, लेकिन मैंने ठान लिया था कि मैं उस दिशा में आगे नहीं बढ़ूंगा जिसमें मेरे अधिकतर सहपाठी जा रहे थे। इस फैसले ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। जब मेरी उम्र 25 के आसपास हुई तब मुझे अमीर डैडी की सलाह में ज़्यादा समझदारी नज़र आने लगी। उस वक्त मैं मरीन कॉर्प के बाहर निकलकर ज़ेरॉक्स में काम कर रहा था। मुझे बहुत पैसे मिल रहे थे, लेकिन जब भी मैं अपने वेतन को देखता था मुझे हमेशा निराशा होती थी। कटौतियाँ बहुत ज़्यादा होती थी और मैं जितनी ज़्यादा मेहनत करता था वे उतनी ही बढ़ती जाती थी। जब मैं ज़्यादा सफल हुआ तो मेरे बॉस मेरे प्रमोशन और तनख्वाह बढ़ाने की बात करने लगे। यह सुनकर अच्छा लगा, लेकिन मैं अपने कानों में अमीर डैडी की यह आवाज़ भी सुन सकता था, तुम किसके लिए काम कर रहे हो? तुम किसे अमीर बना रहे हो? 1974 में जब मैं ज़ेरॉक्स का कर्मचारी था तभी मैंने अपना पहला कॉरपोरेशन बनाया और अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। मेरी संपत्ति वाले कॉलम में पहले से ही कुछ संपत्तियां थीं, लेकिन अब मैंने संकल्प ले लिया था कि इस कॉलम को ज़्यादा बड़ा बनाने पर ध्यान केंद्रित करूंगा। कटौतियों वाली तनख्वाह को देख देख कर मुझे अमीर डैडी की बरसों तक दी गई सलाह में ज़्यादा समझदारी दिखने लगी थी। अब मैं देख सकता था कि अगर मैं अपने शिक्षित डैडी की सलाह पर चला तो मेरा भविष्य क्या और कैसा होगा। कई नियोक्ता महसूस करते हैं कि अगर उनके कर्मचारी उनके खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करें तो यह उनके कारोबार के लिए बुरा होगा, लेकिन मेरे मामले में इसका उल्टा हुआ। अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करने और संपत्तियों बनाने पर ध्यान एकाग्र करने से मैं बेहतर कर्मचारी बन गया, क्योंकि अब मेरे पास एक लक्ष्य था। मैं सुबह जल्दी आता था और मेहनत से काम करता था, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाता था ताकि मैं उसे रियल इस्टेट में निवेश कर सकूं। हवाई में उस वक्त भाव तेज़ी से बढ़ रहे थे और भारी दौलत कमाने की संभावनाएं मौजूद थी। मुझे जितना ज़्यादा एहसास हुआ कि हम भारी आर्थिक तरक्की की शुरुआती अवस्था में हैं, मैंने उतने ही ज़्यादा ज़ेरॉक्स मशीनें बेची। मैंने जितनी ज़्यादा मशीनें बेची, मैंने उतने ही अधिक पैसे कमाए।
और जाहिर है मेरे वेतन से उतने ही ज़्यादा कटौतियाँ हुई। यह प्रेरक था। कर्मचारी होने के जाल से बाहर निकलने के लिए मैं इतने बुरी तरह बेताब था कि मैंने और ज़्यादा मेहनत की ताकि मैं अधिक निवेश कर सकूं। 1978 तक मैं लगातार कंपनी के 5 शीर्षस्थ सेल्स पीपुल में से एक बन गया था। मैं चूहा दौड़ से बाहर निकलने के लिए बुरी तरह बेताब था। 3 साल से भी कम समय में हाल यह हो गया कि मुझे ज़ेरॉक्स में इतनी कमाई हो रही थी उससे ज़्यादा अपने रियल इस्टेट होल्डिंग कॉरपोरेशन से हो रही थी। अपने कॉरपोरेशन में अपनी संपत्ति वाले कॉलम में मैं जो पैसा बना रहा था वह मेरे लिए काम कर रहा था। उसके लिए मुझे दरवाजे खटखटाकर फ़ोटोकॉपियर बेचने की ज़रूरत नहीं थी। अमीर डैडी की सलाह में मुझे ज़्यादा समझदारी दिखने लगी। जल्द ही मेरी जायदादों से मिलने वाला कैश फ्लो इतना ज़्यादा हो गया कि मेरी कंपनी ने मेरे लिए पहली पोर्श कार खरीदी। ज़ेरॉक्स के बाकी सेल्स पीपुल को लगा कि मैं अपने कमीशन खर्च कर रहा हूँ, मगर मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। मैं तो अपने कमीशनों का निवेश संपत्तियों वाले कॉलम में कर रहा था। मेरा पैसा और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। मेरी संपत्ति वाले कॉलम का हर डॉलर एक बढ़िया कर्मचारी था। ज़्यादा कर्मचारी बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था और उसने अपने बॉस को एक नई पोर्श कार खरीद कर दे दी, वह भी टैक्स चुकाने से पहले के डॉलरों से। मैं ज़ेरॉक्स के लिए ज़्यादा कड़ी मेहनत करने लगा। योजना काम कर रही थी और मेरी पोर्श कार इसका सबूत थी। अपने अमीर डैडी से मैंने जो सबक सीखे उनका इस्तेमाल करके मैं कम उम्र में ही चूहा दौड़ से बाहर निकलने में सफल हुआ। यह उस बेहतरीन वित्तीय ज्ञान के कारण ही संभव हुआ जो मैंने अमीर डैडी के सबकों से हासिल किया था। इस वित्तीय ज्ञान के बिना, जिसे मैं वित्तीय बुद्धि या वित्तीय IQ कहता हूँ, वित्तीय स्वतंत्रता की मेरी राह ज़्यादा मुश्किल होती। अब मैं दूसरों को इस उम्मीद में सिखाता हूँ कि वे मेरे ज्ञान से लाभ उठा सकें। मैं लोगों को याद दिलाता हूँ कि वित्तीय IQ में विशेषज्ञता के 4 व्यापक क्षेत्रों का ज्ञान शामिल होता है। पहला, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग वित्तीय साक्षरता या अंक पढ़ने की योग्यता है। यदि आप एक साम्राज्य खड़ा करना चाहते हैं तो यह एक अनिवार्य योग्यता है। आप जितने अधिक पैसे के लिए जिम्मेदार होंगे उतने ही ज़्यादा सूक्ष्म ज्ञान की ज़रूरत होगी, वरना आपका साम्राज्य ताश के पत्तों के महल की तरह ढह जाएगा। यह विवरण बाएं मस्तिष्क वाला हिस्सा है। वित्तीय साक्षरता का मतलब है फाइनेंशियली स्टेटमेंट्स पढ़ने और समझने की योग्यता, जिसकी बदौलत आप किसी कारोबार की शक्तियों और कमजोरियों को पहचान सकते हैं। दूसरा, निवेश पैसे से पैसे बनाने का विज्ञान है। इसमें वे रणनीतियाँ और फॉर्मूले शामिल होते हैं जो रचनात्मक दाएं मस्तिष्क वाले हिस्से का उपयोग करते हैं। तीसरा, बाज़ारों को समझना मांग और पूर्ति का विज्ञान है। किसी निवेश के बुनियादी या आर्थिक पहलुओं के अलावा आपको बाज़ार के तकनीकी पहलुओं को जानने की ज़रूरत है।
जो भावनाओं से संचालित होते हैं। बाजार की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए निवेश में समझदारी नज़र आती है या नहीं। कानून, एकाउंटिंग, निवेश और बाजार की तकनीकी योग्यताओं के समर्थन से कॉरपोरेशन विस्फोटक विकास कर सकता है। जो व्यक्ति किसी कॉरपोरेशन द्वारा प्रदत्त टैक्स लाभों और सुरक्षाओं को समझता है, वह किसी कर्मचारी या छोटे व्यवसाय मालिक से ज़्यादा तेज़ी से अमीर बन सकता है। इसमें उतना ही अंतर होता है जितना कि किसी चलने वाले और उड़ने वाले के बीच होता है। दीर्घकालीन दौलत के संदर्भ में यह बहुत भारी अंतर होता है। टैक्स लाभ। कॉरपोरेशन कई ऐसी चीज़ कर सकता है जो एक कर्मचारी नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर यह टैक्स चुकाने से पहले खर्च कर सकता है। यह विशेषज्ञता का एक ऐसा क्षेत्र है जो बहुत रोमांचक है। कर्मचारी कमाते ही टैक्स चुकाते हैं और बचे हुए पैसों से अपना खर्च चलाते हैं। कॉरपोरेशन कमाता है, जितने पैसे खर्च कर सकता है खर्च करता है और अगर कुछ बचता है तो उस पर टैक्स चुकाता है। यह टैक्स कानून के सबसे बड़े छिद्रों में से एक है और अमीर लोग इसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं। कॉरपोरेशन बनाना आसान है और इसमें ज़्यादा पैसे भी नहीं लगता है, बशर्त आपके निवेश अच्छा कैश फ्लो दे रहे हो। मिसाल के तौर पर अपने कॉरपोरेशन के मालिक होने पर आप वेकेशंस मनाने के लिए हवाई जाते हैं और वहीं बोर्ड मीटिंग रख लेते हैं। इस तरह कार का भुगतान, बीमा, मरम्मत और हेल्थ क्लब सदस्यता कंपनी के खर्च में डाल दिए जाते हैं। रेस्टोरेंट में लिए गए ज़्यादातर लंच या डिनर भी आंशिक खर्च ही होते हैं, लेकिन यह सारा खर्च टैक्स चुकाने से पहले कानूनी रूप से किया जाता है। मुकदमों में सुरक्षा। हम मुकदमेबाजी को पसंद करने वाले समाज में रहते हैं। हर कोई अपनी मेहनत से फ़ायदा उठाना चाहता है। अमीर लोग मुकदमों से बचने और अपनी संपत्तियों की रक्षा करने के लिए अपनी अधिकतर दौलत कॉरपोरेशंस और ट्रस्ट का उपयोग करके छिपा देते हैं। जब भी कोई किसी अमीर आदमी पर दावा ठोकता है तो उसे पता चलता है कि वह कानूनी कवच पहने है और दरअसल किसी भी चीज़ का मालिक नहीं है। अमीर लोग हर चीज़ पर नियंत्रण रखते हैं परंतु किसी चीज़ के मालिक नहीं होते। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग हर चीज़ के मालिक बनने की कोशिश करते हैं, इसलिए जब उन पर दावा ठोका जाता है तो वे सरकार या अमीरों पर दावा ठोकने के शौकीन साथी नागरिकों के हाथों अपनी संपत्ति गंवा बैठते हैं। उन्होंने यह रॉबिन हुड की कहानी से सीखा था, अमीरों से छीन लो और गरीबों में बांट दो। कॉरपोरेशंस खड़ा करने का पूरा तरीका बताना इस पुस्तक का उद्देश्य नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आप किसी प्रकार की वैध संपत्तियों के मालिक हो तो जल्दी से जल्दी किसी कॉरपोरेशन द्वारा प्रदत्त लाभों और सुरक्षा के बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल करें। इस विषय पर कई पुस्तकें लिखी गई हैं जो विस्तार से इसके फ़ायदे बताएंगी और कॉरपोरेशंस गठित करने के लिए आवश्यक पायदानों की जानकारी भी देगी। गैरेट सटन की पुस्तकें व्यक्तिगत कॉरपोरेशन की शक्ति का बखूबी वर्णन करती है।
वित्तीय आईक्यू दरअसल कई योग्यताओं और गुणों का मेल होता है। मैं कहूँगा कि यह ऊपर बताई गई 4 तकनीक योग्यता का मिश्रण ही है जिनसे बुनियादी वित्तीय बुद्धि बनती है। यदि आप भारी दौलत की चाह रखते हैं तो इन योग्यताओं के समन्वय से आपकी वित्तीय बुद्धि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। संक्षेप में, कॉर्पोरेशन वाले बिजनेस मालिक कमाते हैं, खर्च करते हैं, टैक्स चुकाते हैं। कॉर्पोरेशंस के लिए काम करने वाले कर्मचारी कमाते हैं, टैक्स चुकाते हैं, खर्च करते हैं। मेरी सलाह है कि आप अपनी संपत्तियां और कारोबार के चारों तरफ कॉर्पोरेशंस के सुरक्षा कवच के बारे में सीखें। इसे अपनी सकल वित्तीय रणनीति का हिस्सा बना लें। अध्याय 4, टैक्स का इतिहास और कॉर्पोरेशन की शक्ति। सार: अमीर लोग टैक्स से फ़ायदे उठाते हैं जबकि मध्यम वर्गीय और गरीब वर्ग के लोग टैक्स में पिस जाते हैं, जिस तरह मकड़ी अपने ही बनाए हुए जाल में फंस जाती है। अध्याय 5, सबक 5, अमीर लोग पैसों का आविष्कार करते हैं। संसार में अक्सर चतुर नहीं, साहसी लोग आगे बढ़ते हैं। पिछली रात मैंने लिखने के काम में फुर्सत निकाली और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के जीवन पर आधारित टीवी कार्यक्रम देखा। उस वक्त बेल ने अपने टेलीफोन का पेटेंट कराया था और उनके इस नए आविष्कार की मांग बहुत ज़्यादा होने की वजह से वे बहुत परेशान थे। ज़्यादा बड़ी कंपनी की ज़रूरत महसूस होने पर वे उस ज़माने के नामी कंपनी वेस्टर्न यूनियन के पास गए और उनसे पूछा कि क्या वे उनके पेटेंट तथा छोटी सी कंपनी को खरीदेंगे। इस पूरे सौदे के बदले में वे $10 लाख चाहते थे। वेस्टर्न यूनियन के प्रेसिडेंट ने उनकी खिल्ली उड़ाते हुए इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा कि वे बहुत ज़्यादा कीमत मांग रहे हैं। बाकी इतिहास है। एक मल्टी बिलियन डॉलर उद्योग का उदय हुआ और AT&T नामक कंपनी का जन्म हुआ। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के कार्यक्रम के ठीक बाद शाम को समाचार आ गए। समाचारों में एक स्थानीय कंपनी में छटनी की खबर थी। कर्मचारी नाराज थे और शिकायत कर रहे थे कि कंपनी के मालिक अन्याय कर रहे हैं। फैक्ट्री के सामने लगभग 45 साल की उम्र का एक मैनेजर अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ खड़ा था। इस मैनेजर को नौकरी से निकाल दिया गया था और वह अपने परिवार के साथ फैक्ट्री के सुरक्षा कर्मियों से गुजारिश कर रहा था कि वे उसे मालिकों से बात करने दें ताकि वे उसे निकालने पर पुनर्विचार करें। उसने उसी समय एक मकान खरीदा था और उसे डर था कि कहीं वह उसे ना गंवा दे। कैमरा उसकी याचना पर केंद्रित था ताकि पूरे संसार इस दृश्य को देख ले। यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि इस पर मेरा ध्यान केंद्रित हो गया। 1984 से मैं सिखाने के पेशे में हूँ। यह एक बेहतरीन और पुरस्कारदायक अनुभव रहा। यह एक विचलित करने वाला पेशा भी रहा क्योंकि मैं हज़ारों लोगों को सिखा चुका हूँ और मैं सभी में एक साझी बात देखता हूँ जिनमें मैं भी शामिल हूँ। हम सभी में ज़बरदस्त क्षमताएं होती हैं और हमें प्रकृति से बहुत से गुणों का वरदान मिलता है, लेकिन एक चीज़ हम सभी को किसी न किसी हद तक पीछे रोक कर रखती है। यह है खुद के बारे में
शंका। तकनीकी जानकारी की कमी हमें उतना पीछे रोककर नहीं रखती है जितना कि आत्मविश्वास की कमी। कई लोग दूसरों के मुकाबले इसके ज़्यादा शिकार होते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग जानते हैं कि एक बार कॉलेज से निकलने के बाद कॉलेज की डिग्रियां या अच्छे ग्रेड उतने महत्वपूर्ण नहीं रह जाते हैं। शैक्षणिक जगत से बाहर के असल संसार में ग्रेड से ज़्यादा महत्वपूर्ण किस चीज़ की ज़रूरत होती है? मैंने इसे कई नामों से पुकारे जाते सुना है। जज्बा, बहादुरी, दम, कलेजा, साहस, दुस्साहस, चालाकी, हिम्मत, लगन और दमक। इस चीज़ पर कोई भी लेबल लगा दिया जाए, यह अंततः किसी के भविष्य पर उसके स्कूल के ग्रेड से ज़्यादा असर डालती है। हम में से प्रत्येक के भीतर इन साहसिक, लगनशील और हौसले वाले चरित्रों में से एक होता है। हमारे भीतर के इस चरित्र का एक विपरीत पहलू भी होता है, जो अपने घुटने टेक सकता है और ज़रूरत पड़ने पर याचना भी कर सकता है। मरीन कॉर्प के पायलट के रूप में वियतनाम के 1 साल रहने के बाद मैं अपने भीतर छिपे इन दोनों चरित्रों के बारे में अंतरंगता से जान गया था। दोनों में से किसी को भी दूसरे से बेहतर नहीं कहा जा सकता। बहरहाल, शिक्षक के रूप में मैंने पहचाना कि बहुत ज़्यादा डर और अपनी क्षमताओं पर शंका ही इंसान की प्रतिभा के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। यह देखकर मेरा दिल टूट जाता था कि विद्यार्थी जवाब तो जानते थे, लेकिन उनमें जवाब के अनुरूप काम करने का साहस नहीं था। संसार में अक्सर चतुर नहीं, साहसी लोग आगे बढ़ते हैं। मेरा खुद का अनुभव यह रहा है कि वित्तीय प्रतिभा के लिए तकनीकी ज्ञान और साहस दोनों की ही ज़रूरत होती है। अगर डर बहुत ज़्यादा प्रबल है तो प्रतिभा का दमन हो जाता है। अपनी कक्षाओं में मैं विद्यार्थियों को बहुत प्रेरित करता हूं कि वे जोखिम लेना सीखें, बहादुर बने और अपनी प्रतिभा से उस डर की शक्ति को चतुराई में बदल दे। कुछ के लिए यह कारगर होता है जबकि बाकी डर जाते हैं। मुझे एहसास हो चुका है कि पैसों के मामले में ज़्यादातर लोग सुरक्षित खेल खेलना चाहते हैं। मैंने ऐसे सवाल सुने हैं, जोखिम क्यों लेना? मैं अपने वित्तीय IQ को विकसित करने का झंझट क्यों पालूं? मुझे वित्तीय दृष्टि से साक्षर क्यों बनना चाहिए? इस पर मैं जवाब देता हूँ, सिर्फ इसलिए ताकि आपके पास ज़्यादा विकल्प रहे। आगे विशाल परिवर्तन आने वाला है। आने वाले वर्षों में युवा आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जैसे कई लोग आएंगे, बिल गेट्स जैसे 100 लोग होंगे और माइक्रोसॉफ्ट जैसी विशाल व सफल कंपनियां पूरे संसार में हर साल बनेंगी। और इसके अलावा कहीं अधिक दिवालियापन, छटनियां तथा कटौतियां भी होंगी। तो अपने वित्तीय IQ को विकसित करने का झंझट क्यों पाले? इस सवाल का जवाब कोई दूसरा नहीं, सिर्फ आप ही दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूं कि मैं खुद ऐसा क्यों करता हूं। मैं ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि यह जीवित रहने के लिए सबसे रोमांचक समय है। मैं परिवर्तन से डरने के बजाय उसका स्वागत करना चाहूँगा। मैं तनख्वाह ना बढ़ने की चिंता करने के बजाय लाखों करोड़ों डॉलर बनाने के बारे में रोमांचित होना ज़्यादा पसंद करूँगा। हम आज जिस दौर में हैं वह संसार के इतिहास में सबसे रोमांचक और अभूतपूर्व समय है। आज से कई पीढ़ियां बाद लोग पलटकर इस युग को देखकर कहेंगे कि यह कितना
रोमांचकारी युग रहा होगा। यह पुराने की मृत्यु और नए के जन्म का समय कहा जाएगा। इस युग में उथल पुथल बहुत थी, लेकिन रोमांच भी बहुत था। जो अपने वित्तीय आईक्यू को विकसित करने का झंझट क्यों पाले, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत समृद्ध बनेंगे, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आगे आने वाला समय आपके लिए डरावना होगा। ऐसा समय में आप कुछ लोगों को बहादुरी के साथ आगे बढ़ते हुए देखेंगे, जबकि दूसरों को अपने घिसे हुए जीवन रक्षकों से चिपके देखेंगे। 300 साल पहले जमीन को दौलत माना जाता था, इसलिए जो व्यक्ति जमीन का मालिक होता था वह दौलतमंद होता था। बाद में दौलत जमीन के बजाय फैक्ट्रियों तथा उत्पादनों से जुड़ गई और अमेरिका का वर्चस्व कायम हो गया। इसके साथ ही उद्योगपति दौलत का स्वामी बन गया। आज दौलत का वास सूचना या जानकारी में है, यानी जिस व्यक्ति के पास सही समय पर सबसे ज़्यादा जानकारी होती है वह दौलत का स्वामी होता है। समस्या यह है कि जानकारी पूरे संसार में प्रकाश के वेग से उड़ती है। इस नई दौलत को सीमाओं या हदों में नहीं बांधा जा सकता। जिस तरह के ज़मीन और फैक्ट्रियों में बांधा जा सकता था। परिवर्तन ज़्यादा तेज और ज़्यादा नाटकीय होंगे। नए मल्टीमिलेनियर्स की संख्या में भारी वृद्धि होगी, मगर ऐसे भी लोग होंगे जो पीछे छूट जाएंगे। आज मैं बहुत सारे लोगों को संघर्ष करते और अक्सर ज़्यादा कड़ी मेहनत करते देखता हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे पुराने विचारों को कसकर पकड़े रहते हैं। वे चाहते हैं कि परिस्थितियाँ पहले जैसी ही रहे, इसलिए वे परिवर्तन का प्रतिरोध करते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो अपनी नौकरियाँ छूटने या अपने मकान गंवाने के लिए तकनीक, अर्थव्यवस्था या अपने बॉस को दोष देते हैं। दुर्भाग्य से उन्हें यह महसूस ही नहीं होता कि समस्या का कारण वे खुद भी हो सकते हैं। पुराने विचार उनके सबसे बड़े शत्रु होते हैं। ये विचार शत्रु इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें यह बात पता ही नहीं होती कि जिस पुराने ज़माने में वह विचार या कार्यशैली संपत्ति थी, वह पुराना ज़माना अब जा चुका है। एक दोपहर में अपने द्वारा ईजाद किए गए बोर्ड गेम कैश फ्लो का इस्तेमाल करके लोगों को निवेश करने का तरीका सिखा रहा था। एक महिला क्लास में अपनी सहेली के साथ लेकर आई। उस सहेली का हाल में तलाक हुआ था। स्त्री धन तय करने की प्रक्रिया में उसके हाथ बुरी तरह जल गए थे और वह अब कुछ जवाब खोज रही थी। उसकी सहेली को लगा कि शायद इस क्लास में उसे कुछ सीखने को मिलेगा। हमारा गेम लोगों को यह सिखाने के लिए तैयार किया गया है कि पैसा कैसे काम करता है। खेल खेलते समय वे इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के आपसी संबंध के बारे में सीखते हैं। वे यह सीखते हैं कि किस तरह दोनों के बीच नकदी का प्रवाह होता है और किस तरह दौलत की राह में आपको अपनी संपत्ति वाले कॉलम से निकलने वाले मासिक कैश फ्लो को इस बिंदु तक बढ़ाना होता है कि वह आपके मासिक खर्च से ज़्यादा हो जाए। एक बार जब आप यह कर लेते हैं तो आप चूहा दौड़ से बाहर निकलने और तीव्र मार्ग पर पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। जैसा मैं कह चुका हूं, कुछ लोग इस खेल से नफरत करते हैं, कई इससे
प्रेम करते हैं और बाकी इसे समझ ही नहीं पाते हैं। इस महिला ने कुछ सीखने का एक मूल्यवान अवसर खो दिया। शुरुआती दौर में उसे एक खिलौना कार्ड मिला जिस पर एक नाव बनी हुई थी। पहले तो वह खुश हुई, अरे वाह, मुझे नाव मिल गई। इस पर उसकी सहेली ने उसे यह समझाया कि संख्याएं उसके इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में कैसे काम करती है। इससे वह कुंठित हो गई क्योंकि उसे गणित कभी पसंद नहीं रहा था। बाकी खिलाड़ियों ने धैर्यपूर्वक इंतज़ार किया। जब उसकी सहेली ने उसे इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और मासिक कैश फ्लो का आपसी संबंध समझाया, जब उसे एहसास हुआ कि अंक कैसे काम कर रहे हैं, तो अचानक उसे समझ आ गया कि उसकी नाव तो उसे जिंदा खा रही है। खेल के बाद में उसे नौकरी से भी निकाल दिया गया और उसे एक बच्चा हो गया। यह खेल उसके लिए एक भयानक अनुभव साबित हुआ। क्लास के बाद वह महिला मुझसे बोली कि उसकी सहेली बहुत विचलित हो गई है। वह क्लास में निवेश के बारे में सीखने आई थी और उसे यह विचार पसंद नहीं आया कि इतने मूर्खतापूर्ण खेल के खेलने में इतना ज़्यादा समय बर्बाद किया जाए। उसकी सहेली ने उसे समझाने की कोशिश की कि वह अपने भीतर झांक कर देखे कि क्या उस खेल में किसी तरह उसकी अंदरूनी झलक दिखाई देती है। इस सुझाव पर उस महिला ने अपना पैसा वापस मांग लिया। उसने कहा कि यह सोचना भी मूर्खता है कि कोई खेल उसकी अंदरूनी झलक दिखा सकता है। उसका पैसा तुरंत वापस कर दिया गया और वह चली गई। 1984 से मैंने वह करके करोड़ों डॉलर कमाए जो स्कूली तंत्र नहीं करता। स्कूल में ज़्यादातर शिक्षक व्याख्यान देते हैं। अपने छात्र जीवन में मुझे व्याख्यानों से चिढ़ होती थी। मैं जल्द ही बोर हो जाता था और मेरा दिमाग इधर उधर भटकने लगता था। 1984 से मैंने खेलों और सिमुलेशंस के माध्यम से सीखना शुरू किया। आज भी मैं इन्हीं साधनों पर भरोसा करता हूँ। मैं हमेशा अपने वयस्क विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करता हूँ कि वे खेलों को इस नज़रिए से देखें कि यह उन्हें उनके ज्ञान और अज्ञान की झलक दिखाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, खेल व्यवहार की झलक दिखाते हैं। वे तुरंत फीडबैक देते हैं। किसी शिक्षक के आम व्याख्यान के बजाय खेल आपको एक व्यक्तिगत व्याख्यान दे रहा है जिसे खास तौर पर आपके लिए बनाया गया है। जो महिला खेल छोड़कर चली गई थी, उसकी सहेली ने बाद में मुझे फ़ोन करके ताज़ा जानकारी दी। उसने कहा कि उसकी सहेली अब शांत हो गई थी। शांत होने के बाद वह खेल और अपने जीवन के बीच थोड़ा आपसी संबंध देख सकती थी। हालांकि उसने या उसके पति ने कभी नाव नहीं खरीदी थी, लेकिन उनके पास बाकी तमाम चीज़ें थीं जिनकी कल्पना की जा सकती थी। उनके तलाक से वह नाराज़ थी क्योंकि उसका पति एक कम उम्र की युवती के साथ भाग गया था और इसलिए भी क्योंकि 20 साल के वैवाहिक जीवन के बाद उनके पास बहुत कम संपत्तियां थीं। उनके बीच बांटने के लिए ज़्यादा कुछ था ही नहीं। उनका 20 साल का वैवाहिक जीवन मज़ेदार तो बहुत रहा था, लेकिन उन्होंने बस 1 टन खिलौने या उपकरण ही इकट्ठे किए थे। उसे एहसास हुआ कि अंक जोड़ने घटाने पर इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट उसे गुस्सा इसलिए आया था क्योंकि उसे उन्हें
ना समझने पर शर्म आ रही थी। उसका यह मानना था कि पैसों और हिसाब किताब के काम पुरुष के होते हैं। वह घर संभालती थी।